चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले भर में 26 फरवरी बुधवार को महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। चित्तौड़गढ़ में स्थित विभिन्न शिव मंदिरों में इस अवसर पर तड़के से ही शिव भक्तों के पहुंचने का सिलसिला प्रारंभ हो जाएगा। महाशिवरात्रि पर्व को लेकर विभिन्न मंदिरों में आकर्षक विद्युत सजावट की गई है, जहां बुधवार को रात्रि में भजन एवं अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं इस अवसर पर चित्तौड़ दुर्ग स्थित प्राचीन समृद्धेश्वर मंदिर में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। नीलकंठ महादेव मंदिर में भी रात्रि में भजन रुद्राभिषेक के कार्यक्रम संपन्न होंगे, जबकि अगले दिन यानी कि 27 फरवरी को महाप्रसादी के साथ ही विशेष श्रृंगार किया जाएगा। चित्तौड़ दुर्ग पर स्थित है प्रसिद्ध समृद्धेश्वर मंदिर, और यह मंदिर आज कल का बना हुआ नहीं है, बल्कि बहुत ही प्राचीन मंदिर है। बताते हैं महाशिवरात्रि के अवसर पर हम विशेष कि आखिरकार कब बनाया गया था यह प्राचीन समृद्धेश्वर मंदिर। महाशिवरात्रि के अवसर पर बुधवार को जहां नगर के विभिन्न शिवालयों में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे एवं भक्तों का तड़के से ही तांता लगा रहेगा, वहीं दूसरी ओर दुर्ग पर विजय स्तंभ के समीप स्थित प्राचीन समृद्धेश्वर मंदिर, जिसे समृद्धेश्वर महादेव मंदिर भी कहा जाता है, वहाँ भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसका निर्माण 11वीं शताब्दी में मालवा के राजा भोज ने करवाया था। महाशिवरात्रि के अवसर पर विभिन्न शिवालयों में बुधवार को आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम को लेकर मंगलवार को दिन भर तैयारियां की जाती रही। चित्तौड़गढ़ जिले में एवं चित्तौड़गढ़ नगर के आसपास ऐसे कई प्राचीन शिव मंदिर भी है, जहां की महाशिवरात्रि पर भक्तों का तांता लगा रहता है, जिसमें चित्तौड़गढ़ के समीप स्थित केलजर महादेव का मंदिर भी है, जबकि दुर्ग स्थित इस प्रसिद्ध समृद्धेश्वर मंदिर के साथ ही नीलकंठ महादेव मंदिर भी है। और नीलकंठ महादेव मंदिर में भी विभिन्न कार्यक्रम बुधवार रात्रि को आयोजित किए जाएंगे। महंत जगन्नाथ भारती के अनुसार रुद्राभिषेक भजन के कार्यक्रम के साथ ही 27 फरवरी को विशेष श्रृंगार किया जाएगा एवं महाप्रसादी का आयोजन किया जाएगा। आखिरकार समृद्धेश्वर मंदिर की क्या है विशेषता? शिव मंदिर की विशेषता है, इसमें भगवान शिव के तीनों रूप हैं। एक ब्रह्म स्वरूप है जो स्माइलिंग फेस है, उनके हाथ में कमल और शंख है। बीच वाला है भगवान शिव का विष्णु रूप। विष्णु रूप होने की वजह से नाग को गले में नहीं लिया हुआ, पूरे नाग के ऊपर स्टेचू बनी हुई है। एक हाथ में रुद्राक्ष की माला की हुई है, एक हाथ में सहस्त्रलिंग लिया हुआ है, कानों में कुंडल बनाए हुए हैं। ये भगवान शिव का विष्णु रूप है। इधर वाला है ये राइट साइड में जो है महादेव का रौद्र रूप है। विषपान करते हुए हाथ में कपड़ लिए हुए, ऊपर नरमुंड लगा हुआ। उसको 11वीं शताब्दी में राजा भोज के द्वारा बनाया गया, परमार शासक राजा। उसके बाद में मुसलमानियों में डैमेज किया गया। महाराणा कुंभा के फादर महाराणा मोगल ने इस मंदिर का पुनर्जीवनोद्धार किया। फिर वापिस अकबर के समय में डिस्ट्रॉय हुआ, तो महाराणा भोपाल सिंह ने पुनः इसको रेनोवेट करके वापिस सेवा पूजा चालू की। उसके बाद से कभी डैमेज नहीं हुआ। उसके बाद में कभी कंटिन्यूशन में सेवा पूजा चालू। इस प्राचीन मंदिर की खास बात यह भी है कि इस मंदिर में भगवान शिव के तीनों रूप हैं, जिनकी अलग अलग विशेषता है। और मंदिर में मंडप की छत पिरामिड आकार की है। गर्भगृह में इस विशाल शिव की त्रिमूर्ति स्थापित है। मंदिर के भीतर एवं बाहर की दीवारें कई देवी देवताओं की आकृतियों में सुसज्जित है, और इसी मंदिर के समीप ही गोमुख कुंड भी है। आपके यदि 2 से अधिक संतान हैं और आप राजस्थान में निकाय या पंचायत चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं, तो आप नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि 2 से अधिक संतान होने पर कोई भी पंचायत या निकाय चुनाव नहीं लड़ सकता है। लेकिन यदि आपके 5, 6, 7, 8, 9, 10 संतान है और आप विधानसभा या लोकसभा चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं आने वाले दिनों में, तो आप लड़ सकते हैं, क्योंकि उस पर कोई पाबंदी नहीं है। तो आखिरकार यह दोहरी नीति क्यों? यही सवाल उठाया चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आज्ञा ने मंगलवार को विधानसभा में।
उन्होंने कहा कि जब निकाय और पंचायत चुनाव में यह नियम लागू है तो या तो ये नियम हटा देना चाहिए या विधायक और लोकसभा लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए भी यह नियम लागू कर देना चाहिए। माननीय श्री चंद्रभान सिंह चौहान। वाह भाई चौहान साहब, वाह भाई चौहान साहब, बढ़िया बोल रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आपने स्थगन पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचायत राज पर नगरपालिका में और सहकारिता में जब किसी के 3 बच्चे होते हैं तो उसको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होता है। कोई विधायक हो, कोई सांसद हो, उसके पहले 4 लड़के हो, 5 लड़के हो, 10 लड़के हो, या तो एमएलए एमपी के भी तीसरी संतान वाला नियम लागू होना चाहिए। 10 किसके हैं भाई? और नाम तो मैं काउंट करूं, अच्छी बात नहीं है, पर माननीय अध्यक्ष महोदय और संसदीय कार्य मंत्री बैठे हैं, जिस प्रकार की जनसंख्या पूरे देश में कम पड़ रही है, या तो आप तीसरी संतान वाला मामला पंचायत राज में खत्म करें, नगर पालिका में खत्म करें, या सहकारिता में खत्म करें, या अगर आप इसको लागू करना चाहते हैं तो एमएलए, विधायक और सांसद में भी आप लागू करवाएं। माननीय मंत्री महोदय, ये बहुत ही गंभीर मामला है। लंबे टाइम से अच्छे जनप्रतिनिधि चुनाव नहीं लड़ पा रहे। काफी ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जिनके तीसरी संतान होने की वजह से 2-2 लड़कियां हो गई और लड़के के इंतजार में 3-3, 4-4 लड़के हो गए जो चुनाव नहीं लड़ पाए। इसलिए माननीय मंत्री महोदय, इसको संशोधन करते हुए, इसको प्रस्ताव लेते हुए सरकार तीसरी संतान वाला मामला हटाते हुए आने वाला पंचायत राज चुनाव में तीसरी संतान वाला 3 संतान हो, 4 संतान हो, 5 संतान हो, 6 संतान हो, 10 संतान हो, वो चुनाव पंचायत राज का भी लड़े, नगर पालिका के भी लड़े, सहकारिता के भी लड़े। ये बहुत गंभीर मामला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके संज्ञान में आना चाहिए। और माननीय संसदीय कार्य मंत्री बैठे हैं और उप मुख्यमंत्री दिव्या कुमारी जी बैठे हैं। आप, ये बहुत गंभीर मामला है, इस गंभीर मामले को आप लेते हुए एक प्रस्ताव आप लाएं। मदन जी दिलावर भी पंचायत राज मंत्री बैठे हैं, उन्होंने भी मेरे को कहा, मैंने इनसे मिला भी था पंचायत राज मंत्री से, उन्होंने कहा कि जो पंचायत राज में तीसरी संतान वाला मामला है आने वाले पंचायत राज चुनाव में हटाएंगे, नगर पालिका चुनाव में हटाएंगे। जनसंख्या की बढ़ोतरी होनी चाहिए, क्योंकि इस कारण माननीय अध्यक्ष महोदय, आप एक बार सुने और सरकार को संज्ञान में लाएं कि आने वाले दिनों में इस तीसरी संतान वाला मामला जो है उसको हटाते हुए, या विधायक अगली बार जो भी विधायक बनेगा उसके भी तीसरी संतान वाला मामला लागू होगा, जो लोकसभा में जाएगा उसके भी तीसरी संतान वाला मामला लागू होगा, या राज्यसभा में जाएगा उसके भी तीसरी संतान का मामला लागू होगा। या तो ये लागू करवाए, या पंचायत राज चुनाव में, नगर पालिका चुनाव में, कोऑपरेटिव चुनाव में भी तीसरी संतान वाला जो आपने राइडर लगा रखा है वो राइडर हटाएं। धन्यवाद। चित्तौड़गढ़ का तेजी से विस्तार होता जा रहा है। कई प्रतिष्ठान भी नए नए खुलते जा रहे हैं। गत 1 वर्ष की यदि हम बात करें तो चित्तौड़गढ़ में कई नए प्रतिष्ठान खुल चुके हैं। मिठाइयों की भी कई नई दुकानें खुल चुकी है, खुलनी भी चाहिए, क्योंकि चित्तौड़गढ़ में कई लोग मिठाई खाने के भी शौकीन हैं। लेकिन ऐसी मिठाई की दुकानें जहां यह तो आपको देखने को मिल जाएगा कि जो मिठाई बनी हुई है उसकी एक्सपायरी डेट कितने दिन की है, लेकिन सवाल ये उठता है कि वह मिठाई आखिरकार बनी कब, इसका उसका किसी तरह का कोई उल्लेख नहीं है, और स्वास्थ्य विभाग भी इस ओर किसी तरह कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बताते किस तरह किया जा रहा है उपभोक्ताओं को बड़ी दुकानदारों द्वारा भ्रमित और गुमराह। कांग्रेस शासन काल में मिठाई की दुकान वालों के लिए यह नियम लागू किया गया था कि उनके द्वारा जो मिठाई तैयार की जाती है और बेची जाती है एवं बाद में शो केस में रखी जाती है, तो उस मिठाई पर इस बात का उल्लेख करना होगा कि यह मिठाई कब बनाई गई और इसकी एक्सपायर डेट कितने दिन की है। यानी कि जिस तरह अन्य कई सामानों पर इस बात का उल्लेख होता है पैकिंग और एक्सपायर डेट, तो यह नियम मिठाई वालों के लिए भी लागू किया गया था। लेकिन बाद में बड़े बड़े मिष्ठान विक्रेताओं के दबाव के कारण कांग्रेस सरकार ने यह नियम पुनः ले लिया। लेकिन इसके बावजूद चित्तौड़गढ़ में कुछ नामी दुकानों पर
ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अब भी इस बात का बोर्ड लगाया हुआ है कि जो मिठाई उनके द्वारा बेची जा रही है या ग्राहक जो खरीद रहे हैं उसकी एक्सपायर डे 2 दिन, 5 दिन या 7 दिन रहेगा। अच्छी बात है, इससे ग्राहकों को मालूम पड़ जाता है कि जिस मिठाई का वह सेवन करने वाले हैं उसे कितने दिन में ख़त्म करनी है। लेकिन इन मिठाइयों पर इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया हुआ है कि आखिरकार यह मिठाई बनाई गई थी क्या 15 दिन पहले या महीने भर पहले या 10 दिन पहले। और कल या परसों या 5 दिनों बाद भी आप ऐसी दुकान पर आएंगे तो आपको यही बोर्ड ऐसी मिठाइयों के बाद देखने को मिलेगा, यानी कि एक्सपायर 5 डे या 7 डे या 2 डे। और यदि ऐसे बड़े दुकानदार अपनी मिठाई की शुद्धता को दावा करते हैं तो उन्हें इस बात को लिखने में परहेज कहाँ है कि जो मिठाई वह ग्राहक खरीद रहे हैं वह इस तारीख को बनाई गई और इतने दिनों बाद यह एक्सपायर हो जाएगी। क्या यह केवल ग्राहकों को भ्रमित करने एवं गुमराह करने के अलावा और तो कुछ नहीं है। और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग भी इस ओर इसलिए ध्यान नहीं देता है कि उनके कर्मचारी या कार्रवाई करने वाले जब ऐसी नामी दुकानों पर पहुंचते हैं तो 2-3 किलो मिठाई के डिब्बे देकर उनका मुंह बंद कर दिया जाता है। आखिरकार कहां गई मदिरा की दुकान? जी हां, वर्ष 2025-26 क्लस्टर समूह के लिए नवीनीकरण से जो वंचित दुकानें रह गई थी उसके लिए गत दिनों ऑनलाइन निविदा डाली गई और एक अनुज्ञाधारी द्वारा इस बात का प्रचार किया गया कि रोडवेज बस स्टैंड के समीप खोले जाने वाली दुकान के लिए उसके द्वारा निविदा डाली गई और उसके नाम पर दुकान भी खुल गई। लेकिन न तो दुकान खुली और न ही संबंधित निरीक्षकों द्वारा उस दुकान का मौका मुआयना किया गया, जबकि दुकान खोलने से पहले मौका मुआयना किया जाता है और उसके बाद आबकारी विभाग से हरी झंडी मिलने पर दुकान खोली जाती है। और दुकान जब खुल जाती है तो माल का उठाव भी करना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं करने से सरकार एवं आबकारी विभाग के राजस्व को लाखों रुपए का नुकसान अब तक हो चुका है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आबकारी विभाग ने इस बारे में मौन धारण कर लिया है। सवाल यह उठता है कि दुकान खुली तो आखिरकार गई तो कहां गई? वर्ष 2025-26 हेतु क्लस्टर समूह में शामिल नवीनीकरण से शेष रही कंपोजिट मदिरा दुकानों की निविदा के लिए गत दिनों वार्षिक गारंटी राशि के निर्धारण के लिए अपनाई गई ऑनलाइन प्रक्रिया में एक अनुज्ञाधारी द्वारा रोडवेज बस स्टैंड के समीप दुकान के लिए अमानत राशि एवं अन्य सभी प्रक्रिया पूर्ण करने का दावा किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर आबकारी विभाग इस मामले को लेकर कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है और जो दुकान खोले जाने का दावा किया जा रहा है उसको लेकर कोई भी दस्तावेज बताने को तैयार नहीं है। वर्ष 2025-26 हेतु क्लस्टर समूह में शामिल नवीनीकरण से शेष रही कंपोजिट मदिरा की दुकानें जो वर्ष 2024-25 हेतु बंदोबस्त नहीं हुई यानी पूरे वर्ष भर पड़त रही, उन मदिरा दुकानों की वर्ष 2024-25 की निर्धारित वार्षिक गारंटी राशि में 30% की कमी के पश्चात प्राप्त राशि में 10% बढ़ोतरी कर वर्ष 2025-26 हेतु वार्षिक गारंटी राशि निर्धारित करने के लिए अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण करने के लिए अनुज्ञाधारी द्वारा ऑनलाइन निविदा प्रस्तुत की गई। यह निविदा गत 19 फरवरी को दोपहर 3 बजे तक डाली जानी थी, जो कि उसी दिन सायं 4 बजे अनुज्ञाधारियों के समक्ष खोली जानी थी। इसके तहत एक अनुज्ञाधारी द्वारा रोडवेज बस स्टैंड के समीप के लिए एक दुकान उसके नाम पर खुल जाने की बात कही जा रही है, जिसके द्वारा आरक्षित राशि पर यह दुकान लेना बताया जा रहा है, जबकि दूसरे नंबर पर अनुज्ञाधारी द्वारा आरक्षित राशि से 20% कम राशि पर निविदा डाली गई एवं अन्य अनुज्ञाधारियों द्वारा भी अलग अलग राशि की निविदा डाली गई। इस दुकान की निविदा प्रक्रिया के लिए जब आबकारी विभाग से संपर्क किया गया तो कोई भी यह जानकारी नहीं दे सका कि जो अनुज्ञाधारी उसके नाम पर यह दुकान आवंटित होने की बात कह रहा है
तो उससे संबंधित दस्तावेज एवं जमा की गई राशि का चालान आखिरकार कहां पर है और यदि उसके नाम पर दुकान आवंटित हो गई है तो अब तक खोली क्यों नहीं गई। नियमानुसार दुकान आवंटित होने पर आबकारी विभाग के निरीक्षक द्वारा उस दुकान का मौका पर्चा बनाया जाता है और बाद में संबंधित अनुज्ञाधारी को चंदेरा स्थित मदिरा का जो गोदाम है वहां से दुकान के लिए मदिरा का निर्धारित उठाव करना पड़ता है। लेकिन जानकारी के अनुसार अब तक ये दुकान न तो खोली गई और न ही माल का उठाव किया गया, जिससे सरकार को भी राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है। अनुज्ञाधारी द्वारा जिला आबकारी अधिकारी को भी अंधेरे में रखकर निचले स्तर के कर्मचारियों के साथ कथित मिली भगत कर यह सब कुछ इसलिए किया गया ताकि अन्य अनुज्ञाधारियों को इस प्रक्रिया से बाहर रखा जा सके। इस बारे में जिला आबकारी अधिकारी गजेंद्र सिंह राजपुरी से संपर्क किए जाने पर उन्होंने बताया कि उनकी जानकारी में यह मामला लाया गया है एवं इसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। यदि नियम की अवहेलना की गई है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जिला आबकारी अधिकारी जांच की बात तो कह रहे हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि जिस अनुज्ञाधारी ने विभाग को अंधेरे में रखा और कर्मचारियों से कथित रूप से सांठ गांठ मिली भगत की, उसके खिलाफ क्या आबकारी विभाग उसे ब्लैक लिस्टेड करने जैसा बड़ा कदम उठाने की हिम्मत कर पाएगा। चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में 70 वर्षों से एक ही स्थान पर एक ही दुकान संचालित हो रही है, जबकि इतने वर्षों में कई दुकानों का नक्शा बदल चुका है। अन्य स्थानों पर दुकानें स्थानांतरित हो चुकी है, क्योंकि जैसे जैसे नए बाजार बनते गए, बाजार का विकास होता गया, त्यों त्यों शहरी क्षेत्र की तंग गलियों में यह दुकानें विभिन्न स्थानों पर खोली जा चुकी है या कई व्यापारियों ने अपना धंधा बदल दिया है। लेकिन चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में एक ऐसी दुकान है जो कि 70 वर्षों से संचालित की जा रही है और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि जो ये दुकान खुली है उसकी केवल 1-2 दुकान ही चित्तौड़गढ़ में और संचालित हो रही है, यानी कि उस सामान की। जबकि चित्तौड़गढ़ में चाहे रेडीमेड की बात करें, मिठाई की बात करें या अन्य किसी भी की दुकान की बात करें तो दर्जनों दुकानें खुल चुकी है। लेकिन बताते हैं आपको आखिरकार ऐसी कौन सी दुकानें और एक ही दुकान, एक ही सामान की दुकान जो कि 70 वर्षों से हो रही है संचालित। यदि हम बीते 5-10 वर्षों की बात करें तो चित्तौड़गढ़ में काफ़ी कुछ बदल चुका है। बड़े बड़े प्रतिष्ठान खुल चुके हैं, कई मॉल भी खुलने जा रहे हैं एवं कई प्रतिष्ठान जो कि पूर्व में अन्य नाम से चलते थे उन्होंने अपना कारोबार बदल दिया है। लेकिन यह है सदर बाजार में स्थित चाकू छुरा तेज करने वाली दुकान, जो कि 70 वर्षों से संचालित की जा रही है। 70 वर्षों पहले भी यहाँ चाकू छुरी तेज चलाने की काम किया जाता था और यहाँ मशीन लगी हुई थी और आज भी उसी स्थान पर यह दुकान संचालित की जा रही है, यानी कि चाकू छुरा तेज करने वाली दुकान। क्या नाम आपका? लालचंद जी, हम देख रहे हैं कि कई बरस हो गए हैं चित्तौड़गढ़ में। हाँ। और जहां आपकी दुकान अभी है वहां आज से 20 साल 25 साल पहले भी दुकान है वही थी। हाँ, ये मेरे दादाजी के टाइम से दुकान है और ये दुकान मेरे दादाजी ने ही बनाई थी और गांधी चौक से लेके गोल चौक तक सभी दुकानें चेंज हो गई है, मगर ये हमारे बाप दादों ने बनाई थी। इस वजह धार का धंधा है, हम जो है यहीं बैठे हैं। लगभग कितने साल हो गए इस दुकान को? इस दुकान को 100 साल से ऊपर हो गए। और आप इस दुकान पे कब से बैठ रहे हैं? मुझे भी 70 साल हो गए। 70 साल हो गए आपको? 70 साल से तो मैं दुकान पे बैठ रहा हूँ। मतलब बचपन से ही आप ये काम चालू कर दिया था? बचपन से चालू कर दिया। तो यदि हम 70 साल या 50 साल पहले की बात करें हाँ। तो उस समय इस बाजार की क्या स्थिति थी? ये बाजार जितना टॉप का चलता था, सारा किराना बाजार और कपड़ा बाजार सारे यहाँ से निकल गए। अब इस वजह से इस बाजार की थोड़ी हालत गिर गई है। बाकी इस बाजार के मुकाबले तो कोई दूसरा बाजार ही नहीं था, सारी खरीदारी यहीं करनी पड़ती। तो आसपास के लोग भी उस टाइम आया करते थे? आसपास के गाँव के 50-50 कोस के लोग जो है ये इस बाजार में आते हैं।
लेकिन हम देख रहे हैं कि चित्तौड़ में अब बहुत सी दुकानें खुल गई, चाहे कपड़े की हो चाहे अन्य दुकानों हो, लेकिन धार लगाने वाली दुकानें वह अब तक कोई दूसरी नहीं खुली। हाँ, एक ही दुकान आपकी है। हाँ, अभी एक आध दुकान और खुल गई है। हाँ। हाँ, वो तो इसका क्या कारण है? क्या लोग इसमें क्या मुनाफा कम है या बहुत काम मुश्किल रहता है? मुनाफा तो अच्छा, मेहनत तो अच्छी मिलती है, मगर इस काम को करने से शरीर खराब हो जाता है, दमे की बीमारी हो जाती है और बीमार आदमी जल्दी पड़ जाता है। तो हम देखते हैं कि जब आप ये धार करते हैं तो उसमें से कोई चिंगारी भी निकलती है। चिंगारी निकलती तो है। उस चिंगारी से कभी नुकसान नहीं होता है? कभी वो उससे तो नुकसान नहीं होता, मगर उससे क्या है कि ये शरीर के अंदर जम जाती है, उससे कई बीमारियां हो जाती हैं। इस वजह से दूसरे लोग करते नहीं। तो लोग जो यहाँ धार लगाने के लिए आते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ चाकू भी है, कैंची भी है, काफ़ी कुछ सामान है। तो क्या लोग जो धार लगाने आते हैं तो इतने में तो आजकल जो है बाजार ऑनलाइन भी जो है चाकू सस्ता मिल जाता है, कैंची सस्ती मिल जाती है, फिर भी लोग धार लगाने आते हैं? फिर भी धार लगाने आते हैं, क्योंकि ऑनलाइन जो कैंची चाकू आता है उसकी धार चलती नहीं है, उनकी जाड़ी धार होती है। और अब यहाँ जो लगवाते हैं तो वो धार बारीक धार बनती है और वो काफ़ी समय तक चलती है। लेकिन अंतिम सवाल, आपने एक चौंकाने वाली बात है कि 70 साल से आपकी दुकान है। हाँ। तो उस समय तो राजा महाराजा का था या नहीं था? नहीं, मेरे टाइम से तो नहीं है। मेरी उम्र तो 1950 में मेरा जन्म है। हाँ। पर 1955-60 से मैं यहाँ काम करने लगा। अच्छा, आज़ादी के बाद का आपका जन्म है? आज़ादी के बाद का जन्म है। हाँ, लेकिन आपने कहा अच्छा उस समय जो है जब ये आप दुकान बेचना शुरू किया तो ये जो बाजार है अपना सदर बाजार, उसके अलावा कोई बाजार थे उस टाइम? उसके बाजार पहले इतने बाजार तो थे ही नहीं सर, केवल ये सदर बाजार और बूंदीपाड़ा और टूचा बाजार और कपड़ा बाजार, ये 3 बाजार थे जो इनमें ही गिराकी चलती है। यानी कि सदर बाजार के जो अंदर जो बाजार हैं, हाँ। जो पहले थे वही बाजार उस समय थे। और अभी तो आगे जो है सारे सदर बाजार पूरा गांधी चौक जो है खाली हो गया, केवल मिठाई की दुकान वहाँ है, मिठाई ही बनती है, बाकी और कोई सामान उधर नहीं बिकता। क्या आपने अपने बच्चों को भी ये काम सिखा दिया? नहीं, मेरे बच्चे अब कोई इस काम को नहीं कर रहे। तो भगवान करे कि आपकी उम्र और ज़्यादा रहे, लेकिन जो आदमी आया वो कल जाएगा, तो फिर उसके बाद इस दुकान का क्या होगा? अब देखो साहब, अभी तो मेरे कोई काम करने वाला नहीं है। अच्छा, किसी को सिखाया भी नहीं आपने? नहीं सिखाया, सीखने की कोई उम्मीद भी नहीं रखता ना। अच्छा, तैयार भी नहीं है? नहीं तैयार है। वो क्या, हमारे को बीमारी की देख के वो लोग पढ़ाई में ध्यान दे रहे हैं, बाकी इस काम को नहीं कर रहे। हमारे देश के जो पंडित हैं उसके बारे में तो आप सभी जानते हैं कि सभी पंडित जो है काफी अधिक ज्ञानी हैं, ज्ञाता हैं, लेकिन ऐसे पंडित भी हमारे देश में हैं जो कि किसी भी मैच का जो है जीत का वह मायदा रखते हैं, उस यानी जीत और हार को बदलने में। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान का कहना है, पाकिस्तान मीडिया का कहना है। दुबई में खेले गए भारत और पाकिस्तान के मैच में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया, जिसके बाद पाकिस्तान में इस हार को लेकर इतनी अधिक बौखलाहट है कि मीडिया पर जो डिबेट हो रहा है इस हार को लेकर, उस डिबेट में यह चर्चा हो रही है कि ये जो जीत हुई भारत की, वह भारत के खिलाड़ियों की मेहनत की वजह से नहीं हुई, बल्कि इसके लिए दुबई जहां मैच खेला गया वहां पर पंडित लगा रखे थे, एक एक खिलाड़ी पर 2-2 पंडित लगा रखे थे। आप भी शायद हंसेंगे इस डिबेट को सुनकर, और कहा गया कि इसी कारण भारत की टीम पाकिस्तान नहीं आ रही थी, आने से बच रही थी, और मैच दुबई में खेला गया क्योंकि वहां 22 पंडितों की व्यवस्था की गई। तो सुने आप भी यह मजेदार डिबेट। की खबर है कि इंडिया ने अपने 22 पंडित दुबई स्टेडियम में उतार दिए मुख्तलिफ जगहों पर। अच्छा, क्योंकि हर प्लेयर पर 2-2 पंडित होंगे और वो इतने जादू टोने कर रहे हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। और वो यही वजह थी कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आना चाहता था, क्योंकि उनको पता था कि इंडिया जब पाकिस्तान आएगा तो उनके पंडित उनके साथ नहीं आ सकेंगे, और पाकिस्तान ऐसा होने भी नहीं देंगे, क्योंकि बहुत से हमारे जो नूरी इल्म वाले हैं वो भी वहां पर होंगे, तो इसलिए उनका जादू नहीं चलेगा। अब उनके 22 पंडित इतना जादू कर रहे हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को मुश्किल आ रही है खेलने में। यानी इसका मतलब इसका
सोल्यूशन तो दुआएं हैं, ज़ाहिर है हम भी कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें। जी यार, लेकिन ये चीज भी तो देखे ना कि हमेशा से हमने देखा है कि हमारा स्टार्ट अच्छा होता है, अचानक गेम में कोई ना कोई ऐसी एंट्री होती है। यही वजह थी। अब दो बंदे मतलब एक काम के ऊपर लगे हुए, 22 पंडित, आप इससे इमेजिन कर लें कि कितने बौखलाए हुए होते हैं ये जब भी टूर्नामेंट में। सो गुड आउट ऑफ नोवेयर, पता नहीं क्या है। 2011 में भी ऐसे हमने देखा था कि काली पिच पर जो प्रैक्टिस की जा रही थी मोहाली में जब हमारा सेमीफाइनल था। और सर एक और मजे की बात यह है कि आज के मैच से पहले यानी कल उन्होंने 7 पंडित मैदान में उतारे थे इंडियन टीम के आने से पहले, और उन्होंने तमाम जगह का ओवरव्यू करने के बाद कुछ जो भी उन्होंने जादू टोना करना था वो किया था, उसके बाद इंडियन टीम मैदान में उतरी। संत दिग्विजय राम महाराज को बागेश्वर धाम महंत धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा हाल ही में बागेश्वर धाम में जो कैंसर चिकित्सालय का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया, उसमें विशेष रूप से उन्हें भी आमंत्रित किया गया और संत दिग्विजय राम महाराज ने इस अवसर पर संत बागेश्वर धाम को विशेष रूप से मेवाड़ी पगड़ी पहनाकर उनका सम्मान किया, अभिनंदन किया और उन्हें चित्तौड़गढ़ आने का निमंत्रण भी दिया। बागेश्वर धाम में हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यहां बनने वाले एक कैंसर चिकित्सालय का शिलान्यास किया गया और विशेष तौर पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा इसके लिए प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया गया था एवं उनके द्वारा चित्तौड़गढ़ के संत दिग्विजय राम महाराज को भी इस समारोह के लिए आमंत्रित किया गया, जो कि इस कार्यक्रम में शामिल हुए एवं संत धीरेन्द्र शास्त्री का मेवाड़ी पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत और अभिनंदन करते हुए उन्हें चित्तौड़गढ़ आने का आमंत्रण दिया। इससे पूर्व भी दोनों के बीच मुलाकात हो चुकी है। तो ये थे आज के समाचार, अब मुझे आगे दें। नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही सब्सक्राइब करें, सदस्यता लें, शेयर करें और अधिकाधिक संख्या में अपने मित्रों, परिचितों आदि को इस चित्तौड़ दर्शन के बारे में जानकारी दें। नमस्कार।